नमस्कार, मैं हूं मुकेश कपिल। जिंदगी में बने रहें कायदे, इसलिए जरूरी हैं कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। हमारा देश कानून की धाराओं वाला देश बन चुका है और राष्ट्र का हर नागरिक जाने अनजाने कितने कानूनों का उल्लंघन करता है उसे पता भी नहीं होता। आए दिन नए कानून बनते रहते हैं और 100-200 साल पहले बने कानून भी बददस्तूर जारी हैं। सच जानिए तो राष्ट्र का हर नागरिक कानून की मकड़ जाल में उलझा हुआ ही जन्म लेता है और उसी में दम तोड़ देता है। कई कानून तो ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों की भी धज्जियां उड़ा देते हैं, फिर भी उनका सख्ती से पालन हो रहा है। विकास के इस दौर में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला, संस्कृति और सर्विस सेक्टर से लेकर विज्ञान और तकनीकी की हर क्षेत्र में महिलाएं तेजी से आगे आ रही हैं। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर में तकरीबन 2000 गुना बढ़ोतरी हुई है और इसका श्रेय नारी सशक्तिकरण आंदोलन को जाता है, जिसमें हर नागरिक की भूमिका है। सामाजिक और आर्थिक कारणों से महिलाएं पिछड़ी हुई थी, लेकिन आजाद राष्ट्र में संवैधानिक और कानूनी रूप से महिलाएं न सिर्फ बराबर का दर्जा रखती हैं, बल्कि अधिकांश क्षेत्रों में उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है। भारतीय संविधान की धारा 14 के तहत महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। धारा 15(1) के तहत महिलाओं के प्रति पक्षपात न हो, इसे सुनिश्चित किया गया है। धारा 16 के तहत उन्हें समान अवसर का अधिकार प्राप्त है। धारा 39D के तहत उन्हें समान काम और समान वेतन का अधिकार प्राप्त है और इसके साथ ही संविधान की धारा 42 के तहत महिलाओं को प्रसूति राहत यानी कि मैटरनिटी रिलीफ का भी अधिकार है। संवैधानिक और कानूनी रूप से महिलाएं सशक्त हैं और उनमें क्षमता भी है। महिलाओं ने यह साबित कर दिखाया है। लेकिन 1970 के दशक में शुरू हुआ महिला सक्रियता आंदोलन और महिलाओं को सशक्त बनाने के नाम पर, उन्हें सुरक्षा देने के नाम पर कुछ ऐसे कठोर कानून बना दिए गए जिससे ना तो महिलाओं का भला हुआ, ना ही परिवार का और ना ही राष्ट्र का। हाँ, परिवार टूटे जरूर, निर्दोष महिलाओं को सजा मिली है और पुरुषों का एक वर्ग हताश और निराश हुआ है। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक और कानून पारित होने वाला है और राज्यसभा में उस पर बहस भी होने वाली है। नाम है सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस बिल 2010। कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न के बिल के कुछ पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस बिल 2010 पर जानते हैं मीनाक्षी लेखी जी की राय, जिनसे बात की हमारी संवाददाता आरती शर्मा ने। मीनाक्षी जी, जो ये पूरा बिल है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की जा रही है, क्या लगता है इस बिल के जरिए कितनी सुरक्षा और शक्ति मिल पाएगी महिलाओं को? कहीं ना कहीं लॉन्ग अवेटेड बिल है। 97 से अब तक लगा लीजिए कितना समय निकल चुका है। 2007 का मतलब 10 साल, 10 और 3 13 साल। तो 13 साल में एक डायरेक्शन जो 2007 की है, तो 13 साल लगे हैं सरकार को उस पर काम करने के लिए। शुक्र इस बात का है कि 13 साल बाद देर आए दुरुस्त है। एक्चुअली हम चाहते हैं कि महिलाएं एम्पावर हों। असलियत में हम चाहते हैं कि महिला बराबर की दर्जे पर आके बैठे। वो कहना और करनी, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और तमाम जगह अगर देखा जाए तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, महिलाओं की स्टेटस है लाइफ में, अदरवाइज़ सीमा सुरक्षा बल और बाकी और तमाम फोर्सेस जहाँ पे महिलाओं को लिया जा रहा है, आर्मी वगैरह, तो नॉर्मली जो पॉलिसी है वो यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। असलियत में महिलाओं को सक्षम बनाने वाली पॉलिसी नहीं है। तो ये उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ये बिल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन और जेंडर ह्यूमन राइट्स सोसाइटी जैसे एनजीओज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, सुनते हैं उनकी राय। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो भी बना रहे हैं सिर्फ औरतों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ताकि वो बंदरों वाली कहानी है ना कि दोनों लड़ पड़े और माखन मिल गया, तो वही है। ये सिर्फ लड़ाई की बात करा रहे हैं। इसमें औरत को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सिर्फ औरत की बदनामी करवाना चाहते हैं। इसमें पनिशमेंट का कोई बात ही नहीं है। इसमें बात चल रहा है सेटलमेंट का। मतलब हम अगर कोई लड़की को छेड़ते हैं, हमें कोई सजा नहीं होगा, खाली हमारा तनख्वाह काट के उस लड़कियों को दिया जाएगा। इस जो पूरे बिल को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो दंड का प्रावधान है वो आर्थिक रखा गया है। मतलब अगर
किसी के साथ यौन शोषण हो रहा है कार्यस्थल पर, तो जो यौन शोषण कर रहा है उसे आर्थिक दंड मिलेगा, उसे जो जिस महिला के साथ ये पूरा यौन शोषण हुआ है उसको आर्थिक मदद देनी पड़ेगी। किस तरह से देखती हैं, क्या सिर्फ आर्थिक पक्ष रखना जरूरी है या कुछ और पक्ष भी इससे जुड़ने चाहिए? जहाँ तक मॉनेटरी कॉम्पनसेशन वाली बात है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन एक कॉम्पनसेशन का तरीका है, लेकिन सिर्फ यही तरीका नहीं है। दूसरे बाकी तरीके जो हैं, जो ज़्यादा कारगर हैं और ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, वो होगा जैसे ट्रांसफ़र या नौकरी से बर्खास्त कर देना, डिपेंडिंग ऑन जो लेवल ऑफ मिसकॉन्डक्ट है वो कितना है। अगर आपने सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देगी, उसमें आपको अनलिमिटेड मनी जो देना पड़ेगा। ये प्रपोजल स्टेज पे है, की बजाय मतलब सजा होनी चाहिए। दूसरा ये है, अगर लड़की का एक्चुअल लॉस हुआ है, उसको कोई छुट्टी लेनी पड़ी है या उसको जॉब छोड़नी पड़ी है, तो वो उसको पैसा देना चाहिए। ये नहीं है कि लड़की ने जरा सी कंप्लेंट कर दी तो उसके लिए आपको 2 लाख तो देना ही देना है। अगर वो झूठी कंप्लेंट पाई जाती है तो उसके लिए वो लड़के को पैसा वापस नहीं मिलेगा। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल 15 एक धाराएं है, उसमें ये बोल रहा है कि आप द स्टेट कैनॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और सेक्स। लेकिन इस कानून में ऐसे है कि आप स्पेशली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो ये हमारा जो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसको ही वायलेट कर रहा है। सेकंड में सेकंड जो हमारा जो मेन मुद्दा है उसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन गाइडलाइंस था, विशाखा गाइडलाइंस 1997 का, इसका भी ये वायलेट कर रहा है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप विशाखा गाइडलाइंस में जैसे कमेटी बनाने की बात चली है, आप उसका तरफ से कानून बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये कानून जो बन रहा है ये टोटली दूसरा टाइप का है। अगर कोई लड़की झूठा केस भी करती है, उसको पनिशमेंट मैंडेटरी नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी है। मतलब ये वुमेन एनजीओ का जो लड़कियों है ये डिसाइड करेगी कि जो लड़की झूठा केस डाला है उसको कोई पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं। अगर वो झूठा कोई केस कोई लड़की करती है और उसके बाद उसको पनिशमेंट हो जाता है, तो फिर उस लड़की को अगले साल में उसको कमेटी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो तब तो कमिटेड ऑफ द कॉज ऑफ द वुमेन नहीं बना। एक तो इसमें जो कमेटी बनाई जाएगी हर ऑफिसों में, उसमें 3 कम से कम वुमेन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन रखने का प्रावधान डाला गया है। तो इससे हम क्या हो रहा है इस प्रोविज़न में कि जो जज है वो न्यूट्रल नहीं रहा। तो हम चाह रहे हैं जो जज हो कि वो डिसाइड करे कि भाई कंप्लेन को देखे या सुने, वो न्यूट्रल होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो जज न्यूट्रल के लिए जो विशाखा की गाइडलाइन है, जो कमेटी वैसी ही होनी चाहिए। तो कमेटी में मोर देन 50% ऑफ वुमेन हो, हेडेड बाय वुमेन हो, वो हमारे लिए वो ठीक है। लेकिन ये वुमेन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन आप हटा दो, क्योंकि क्या होता है 3 साल के इनका टर्म होता है। यदि 3 साल में उसने एक तरफा डिसीजन नहीं दिया तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सो इसलिए क्या होता है, वो एक तरफा डिसीजन देने पर उनको फोर्स होता है। तो हम चाहते हैं ये वुमेन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन हटा दो, ताकि जो जज है वो निष्पक्ष रहें। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाने की बात की जा रही है, मतलब जहां भी ऑफिस होगा, जहां महिलाएं काम करती हैं, वहां एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 3/4 जो सदस्य होंगी वो महिलाएं होंगी, और जो इसका पूरी अध्यक्ष होंगी वो भी एक महिला एक्टिविस्ट होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है ये बायस हो जाएगा या महिलाओं का ज़्यादा पक्ष रखा जाएगा? बायस या अनबायस जो है वो व्यक्ति होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सब महिलाएं हमेशा महिलाओं का पक्ष लेती हैं, बल्कि उल्टा होता है। कई बार तो पुरुष महिलाओं का पक्ष लेते हैं और महिलाएं महिलाओं का पक्ष नहीं लेती हैं। तो वो व्यक्ति विशेष कैसा है, उसकी पर्सनल रेपुटेशन कैसी है और उसका काम करने का तरीका कैसा है, उस पर निर्धारित होगा कि वो कमेटी की वर्किंग कैसी है और नतीजा क्या होगा। इसमें स्पेसिफिकली ये लिखा है कि यही वही लड़की कमेटी में बैठ सकते हैं जो कमिटेड टू द कॉज ऑफ द वुमेन। इसमें हमारा ऑब्जेक्शन है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि कमेटी में वही बैठना चाहिए जो जुडिशियस है, जो नॉर्मल है। ये नहीं है कि कमिटेड टू द वुमेन ही होगा, खाली वही जज बन सकता है, आप और मैं नहीं बन सकता। क्या इस बिल के आने से महिलाओं को काम में कमी हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से जो कंपनियां होंगी वो महिलाओं को अपने यहाँ रखना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि जिस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट का जो बिल है ये पूरा, उसमें महिलाओं को ज़्यादा प्रबल बनाने की कोशिश की है, ज़्यादा सबल बनाने की कोशिश की है। तो कहीं लगता नहीं है महिलाओं को जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा, कंपनियाँ दूर भागने लगेंगी महिलाओं को रखने से? ये जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं या जो मानसिकता है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है, मान लीजिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, टेलीविज़न इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, आप महिलाओं के बिना काम ही नहीं कर सकते। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल आता है,
उनकी सिक्योरिटी बढ़ती है। महिलाओं के बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो आपको तो एम्प्लॉय करना ही पड़ेगा। डिज़ाइनिंग है, फैशन है, पर कुछ कंपनीज एक अनरिटन कोड की तरीके से इस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बिना लिखे कर सकती हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए तो बुलाया, पर लगा कि भाई ये बहुत एक्सप्रेसिव किस्म की महिला है, थोड़ा दबंग है, कुछ केस वेस करने की हिम्मत रखती है, तो ऐसे लोगों को इंटरव्यू के बाद ही बाहर कर दिया। ये बेसिकली जिस तरह से 498 डोमेस्टिक वायलेंस जो है वुमेन के अगेंस्ट ही नुकसान कर रहे हैं वुमेन का, उसी तरह से ये वुमेन एम्प्लॉयमेंट को ही नुकसान करेगा। जिस तरीके से इसमें पैसे की बात की गई है और जिस तरह से इंडस्ट्री को इस कानून, इन जो डे टू डे के कानून बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बढ़ती जाएगी तो वो इंडस्ट्री को पैसा खर्चा करना पड़ेगा एंड जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, चाहे वो वुमेन एम्प्लॉयज़ की नाइट सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेकर हो, और चाहे ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की कमेटी बनाने को लेकर हो। बहुत से ऐसे केसेस हो चुके हैं, कई कंसल्टिंग कंपनीज़ में, डिफेंस में भी होते रहते हैं कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो है डिक्लाइन होगा। अभी हमारे देश में बहुत अच्छी बात है कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो सो वी आर नॉट बेसिकली अगेंस्ट वुमेन, वी आर बेसिकली अगेंस्ट द बायसनेस विच इज़ गोइंग थ्रू विच वुमेन इज गोइंग टू सफर। जज की जो जजमेंट है वो सबकी सुनने के बाद वो फैसला जज के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि फैसला ये उसको गुप्त रख दें, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, पैसे का तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए इस केस में, सिर्फ सजा होनी चाहिए। अगर किसी भी जेंट्स ने वर्क प्लेस पे या बाहर या अंदर आते जाते किसी ने भी किसी को प्रूव कर दिया कि इसने इसको तंग किया, तो बाकायदा उसको सजा होनी चाहिए। पैसे का तो इस कानून से कुछ लेना देना नहीं। पैसे से क्या होता है? पैसे से